हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। टीवाई बीकॉम का एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। अभी उसमें हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2 ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जहाँ पे आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 7। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसमें है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कुछ थोड़ा देखेंगे एंड उसके बाद मेनली हम यहाँ पे देखने वाले हैं WTO एग्रीमेंट्स के बारे में। अभी शुरू करते हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने ट्रेड बैरियर्स वगैरह के बारे में देख लिया। ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया कि क्या होता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होती है कंट्रीज़, आपस में मेंबर्स बनती है एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। एंड उसके बाद हमने कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक्स है वो भी ख़त्म किए लास्ट सेशन तक। नाउ अभी आज हमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भी आया एग्जिस्टेंस में, सबसे पहले उसके पहले कुछ कंट्रीज़ ने मिलके एग्रीमेंट बनाया हुआ था। ठीक है, वो एग्रीमेंट क्यों बनाया गया था कि चलो हमारे वर्ल्ड में जो ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारे प्रॉब्लम्स को हटाया जाए। ठीक है, बैरियर्स को हटाया जाए ताकि कंट्रीज़ आगे आ सके, उनका ग्रोथ हो सके। ये सारी चीज़ें सोच के एक एग्रीमेंट किया गया था जो हम पढ़ते हैं अभी वो एग्रीमेंट जिसका नाम है GATT। अभी ये एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड के बारे में ही सोचता था। ठीक है, सिर्फ ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और भी सोचनी ज़रूरी रही, जैसे सर्विसेज के बारे में सोचना था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स उसके बाद अराइज हुए। इस एग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया गया। किसने रिप्लेस किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स नए नए सोचे गए। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, WTO एग्रीमेंट्स, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए लेकिन हम 4 एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1947 23 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया है। देखिए, इंक्लूडिंग इंडिया साइन द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज गेट। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया। कौन सा था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। कितनी कंट्रीज़ थी उसमें? 23 कंट्रीज़। इतनी कंट्रीज़ ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हमारा इंडिया भी था। नाउ GATT वॉज फॉर्म टू रिड्यूस ग्लोबल depression and to liberalize world trade by reducing tariff barriers। ठीक है, क्या पर्पस रहा इसका कि चलो टैरिफ बैरियर्स निकाल देते हैं, हटा देते हैं, रिड्यूस करते हैं। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े है प्रीवियस सेशंस में, कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स लगते हैं। तो यहाँ पे क्या सोचा गया कि उन टैरिफ बैरियर्स को हम कम कर देते हैं ताकि क्या हो, मेंबर नेशंस को मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए, ताकि मेंबर कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। नाउ अभी इन 1995 WTO रिप्लेस्ड GATT। देखिए, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया GATT। Now WTO is a broader in scope as it includes not only regulation of world trade of goods but also regulates trade in service, intellectual property rights and investments। यहाँ पे क्या सोचा गया था? सिर्फ ट्रेड के बारे में सोचा गया था। ठीक है, ट्रेड जो होता है गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग, उसके बारे में ही सोचा गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया उन लोगों ने। और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई? यहाँ पे इंक्लूड किया गया सर्विसेज को भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी सोचा गया। ठीक है, अभी पहले ऐसा था कि गुड्स पे ज़्यादा फोकस होता था, ज़्यादा सेलिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स। लेकिन
अभी के वर्ल्ड में कैसा है, सर्विसेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और हमारे इंडिया में तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा इंडिया तो सर्विस एक्सपोर्ट में ही आगे है, ठीक है। सो अभी सर्विसेज का इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ गया है। सो सर्विसेज के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। सो वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सोचे गए WTO में। Now it aims at eliminating tariff barriers as well as non-tariff barriers. In July 2016, the membership of WTO was 164 countries, ठीक है। जुलाई 2016 में कितनी कंट्रीज थी WTO की मेंबर? 164 कंट्रीज। नाउ अभी हम आते हैं एग्रीमेंट पे, WTO एग्रीमेंट्स। सो यहाँ पे हमें 4 एग्रीमेंट्स पढ़ने होंगे इन डिटेल। सबसे पहला है ट्रिप्स, उसके बाद आने वाला है ट्रिम्स, उसके बाद आएगा गेट्स एंड आने वाला है उसके बाद AOA, ठीक है। अभी ये जो ट्रिप्स है वो रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। उसके बाद ट्रिम्स आने वाला है इन्वेस्टमेंट के बारे में, गेट्स आएगा सर्विसेज के बारे में एंड AOA होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो नाउ द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO साइन अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स। WTO की जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, अभी 2016 में तो हमने देखा 164 कंट्रीज थी, तो अभी बहुत सारी कंट्रीज जो है उसकी हम बात करें तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स ये लोग साइन करते हैं। क्यों साइन करते हैं? टू इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। Now some of the major agreements includes TRIPS, TRIMS, GATS and AOA. Now सबसे पहले अभी हम शुरुआत करने वाले हैं TRIPS से। So TRIPS agreement. Now TRIPS stands for Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Intellectual Property Right. Now Intellectual Property क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कुछ ऐसी चीज़ जो हमने अपने दिमाग से बनाई है सोच के, ठीक है। सब लोग कुछ काम कर रहे हैं वो अलग है, हमने अपना कुछ आइडिया लगाया, अपना दिमाग लगाया और हमने कुछ प्रोडक्ट बना दिया, या हमने कोई नई प्रोसेस डेवलप की, या कोई और चीज़ हमने बनाई, जैसे कोई मूवी बना दी, या ऐसा कोई भी चीज़, ठीक है। प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, एनीथिंग। इंटेलेक्चुअली हमने काम किया एंड वो हमने बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोसेस व्हाटएवर। सो अभी क्या होगा, उस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है तो हमें राइट मिलना चाहिए वो उस प्रोडक्ट को बेचने का, ठीक है। हमने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है तो हमारे पास राइट होना चाहिए उस प्रोडक्ट को बना के सेल करने का। सो हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हमारे पास। सो अभी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे रूल्स बनाए गए, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो वो यहाँ पे बनाया गया है कि भाई जिस इंसान ने मेहनत की है, दिमाग लगा के कुछ इन्वेंशन किया है, सो उस इंसान को प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई प्रोडक्ट प्रोसेस बना दिया है, अभी कोई और इंसान इसका फ़ायदा ले रहा है, उसे कॉपी करके वो प्रोडक्ट बनाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। सो नाउ ट्रिप्स स्टैंड फॉर Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Now the TRIPS agreement protects the right of owners in respects of patents, copyrights, trademarks, designs and other forms of intellectual property. ठीक है, अभी ये एग्रीमेंट कहाँ प्रोटेक्शन देने वाला है? इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोसेस डेवलप किया है तो वहाँ पे पेटेंट लिया जाएगा उसके लिए, ताकि वो प्रोडक्ट या प्रोसेस कोई और ना बना सके। उसके बाद आता है कॉपीराइट। मानो किसी ने कोई आर्ट वर्क बनाया है या कुछ ऑथरशिप वर्क किया है, सो वहाँ पे कॉपीराइट्स लिए जाएंगे। एंड उसके बाद है ट्रेडमार्क्स, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज़ है जिनके पर्टिकुलर लोगो होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ है जो पर्टिकुलर लोगो यूज़ करती है,
उनके बिजनेस के लिए। जैसे हमने कहे मैकडॉनल्ड का है या या हम व्हीकल्स की बात करें सो मर्सिडीज़ है या ऑडी है या वैसे, सो उनके क्या है पर्टिकुलर एक लोगो है, वो लोगो रजिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है। वैसा ही लोगो कोई और कंपनी नहीं यूज़ कर सकती। सो ट्रेडमार्क्स उसे हम कहेंगे। वैसे ही डिज़ाइंस हो सकते हैं या कुछ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी जो उसका ओनर है उसे। नाउ ट्रिप्स वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुग्वे राउंड। ट्रिप्स requires WTO members to provide copyright rights covering contents producers including performers, producers of sound recording, broadcasting organization, geographical indication including appellation of origin, industrial designs such as integrated circuit layout design, patents, new plant varieties, trademarks एंड अनडिस्क्लोज्ड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए सेफ्टी मिलेगी ओनर को। नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्स ऑल्सो स्पेसिफाइज इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स, रेमेडीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर। अभी ये जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें ये चीज़ भी बताई जाएगी, इन्फोर्समेंट प्रोसीजर किस तरीके से ये जो एग्रीमेंट में रूल्स बताए गए वो किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सोल्यूशन क्या है, एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर क्या रहेगी। नाउ प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स shall meet the objectives to contribute to the promotion of the technological innovation and to the transfer and dissemination of technology to the mutual advantage of producers and user of technical knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare to balance rights and obligation। यानी कि देखिए ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है कि किस तरीके से एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भाई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो ओनर है उसे सेफ्टी मिले, उसे प्रोटेक्शन मिले, एंड दूसरा अगर वो राइट्स कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, ओनर एग्री हो रहा है और उसके राइट्स को यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है और सामने वो ओनर को दे देगा, फीस वगैरह जो भी पे करना है वो कर देगा। सो इसका भी इंटरेस्ट बना रहे, उसका भी इंटरेस्ट बना रहे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे, ये एम रहेगा ट्रिप्स का। सो नाउ अभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रिप्स देखते हैं। सो ट्रिप्स रिक्वायर्स member states to provide strong protection for intellectual property rights. Now सबसे पहला copyright terms must extend at least 50 years unless based on the life of the author, ठीक है। कॉपीराइट के जो टर्म्स है यानी कि कुछ आर्ट वर्क है या कुछ ऑथरशिप वर्क है जिसे कोई और यूज़ करने वाला है, सो उसके टर्म्स एटलीस्ट 50 ईयर्स तक एक्सटेंड किए जाएंगे। कॉपीराइट मस्ट बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली एंड नॉट बेस्ड अपॉन एनी फॉर्मेलिटी सच एज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉपीराइट मिल जाना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स मस्ट बी रिगार्डेड एज लिटरली वर्क अंडर कॉपीराइट लॉ एंड रिसीव द सेम टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी लिटरेरी वर्क में कंसिडर किया जाएगा। Next is patents must be granted for inventions in all fields of technology provided they meet all patentability requirement, although exceptions for certain public interest are allowed and must be enforceable for at least 20 years। के सारे ही कुछ conditions बताए गए हैं। Exceptions to exclusive rights must be limited provided that a normal exploitation of work and normal exploitation of patent is not conflict। Now exception to exclusive right must be limited। exclusive right मतलब क्या, जो ओनर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है,
वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके पास ही एक्सक्लूसिव राइट है। अभी उसमें कुछ एक्सेप्शन है, सो वो लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज no unreasonable prejudice to the legitimate interest of the right holder of the computer programs and patents is allowed. No reasonable prejudice यानी कि no unreasonable prejudice, सॉरी। सो हम कहें कि अपोजिशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, किसके, टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द राइट होल्डर। राइट होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो है, उसके ज़्यादा खिलाफ नहीं होना है। Now legitimate interest of third parties have to be taken into account by patent right holder. अभी जो पेटेंट राइट होल्डर है, किसी ने इन्वेंशन किया है, ठीक है, उसने भी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना होगा। Now in each state intellectual property laws may not offer any benefit to local citizens which are not available to citizens of other TRIPS signatories under the principle of national treatment with certain limited exceptions, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है उन लोगों ने कि in each state intellectual property laws may not offer any benefit to the local citizens, यानी कि हम कहें हमारे इंडिया में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप किया है किसी ने, उसके पास उसका राइट है। सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारी कंट्री में ही वो बेनिफिट मिल रहा है और अदर कंट्रीज़ में नहीं दिया जा रहा है, सो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे बेनिफिट दे रहे हो तो अदर कंट्रीज़ में भी देना ही होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट बनाया गया है जो सबके बारे में सोचेगा ना, सिर्फ एक कंट्री के बारे में तो नहीं सोचेगा। सो यहाँ पे हमने देखे कुछ कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट्स। क्या क्या इम्प्लीकेशंस रहे इसके। सो सबसे पहला हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव क्या रहा। ट्रिप्स एंड पेटेंट्स, ट्रिप्स एंड पेटेंट्स। नाउ ट्रिप्स एग्रीमेंट गिव्स प्रोटेक्शन टू पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। The patented products gets exclusive marketing right, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कहा गया, पेटेंटेड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट किया गया है, प्रोडक्ट प्रोसेस इन्वेंट किया गया है, ठीक है। उस प्रोडक्ट पे हम कहे उस पर्सन को जो उसका ओनर है, जिसने उसे बनाया है, अभी उसके पास उसे क्या मिल गया, पेटेंट है उसके पास, यानी कि क्या, उसके पास एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स रहेंगे। मतलब एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट मतलब वो ही उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है। कुछ ईयर्स के लिए उसे ही वो राइट्स दिया जाएगा कि वो मार्केटिंग करके सेल कर सकता है। फॉर इंस्टेंस फार्मा कंपनीज़ की बात की है यहाँ पे उन लोगों ने। फार्मा कंपनीज गेट्स एक्सक्लूसिव मार्केट राइट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 years. Only the company that holds the patent can produce and market such product. Therefore TRIPS agreement gives boost to R&D to innovate new products. क्या कहा उन लोगों ने, एग्जाम्पल दिया है कि कोई फार्मा कंपनी है, उसने R&D किया है, कोई प्रोडक्ट मेडिसिन डेवलप की उसने बनाई है, तो अभी उसे एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट मिल गया। वो कंपनी ही खाली वो प्रोडक्ट बना सकती है एंड बेच सकती है। कितने साल तक, 15 to 20 years। काफ़ी ईयर्स हो गए यार कमाने के लिए, ठीक है। सो इतने सालों के लिए एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट मिल गया, तो कोई भी फार्मा कंपनी होगी वो मोटिवेट हो जाएगी इनोवेशन के लिए, नया नया प्रोडक्ट या मेडिसिन बनाने के लिए। सो ये पहला पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट इज ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ। नाउ एट द दोहा कॉन्फ्रेंस member countries of WTO agreed that the firms from developing countries can produce generic version of patented pharma product and sell in their own country or in third world countries at a lower price in the interest of the public health, ठीक है। ये जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे कुछ लोगों के वेलफेयर के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचा गया। क्या सोचा गया कि भाई कुछ कंपनीज़ है जो डेवलपिंग कंट्री से है,
ठीक है, डेवलपिंग कंट्री से, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि बहुत ही हम कहें कि पुअर कंट्रीज़ है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होना डिफ़िकल्ट है। सो वैसी कंट्रीज़ के कंपनीज़ क्या करेगी, फार्मा प्रोडक्ट के जेनेरिक वर्जन वो बना सकती है। जेनेरिक वर्जन यानी कि सिमिलर वर्जन, ठीक है, कोई मेडिसिन है तो उसका सिमिलर प्रोडक्ट बनाया गया, सो वो लोगों को बीमारियां ठीक करने में वैसे ही हेल्प करेगा जैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या कर सकती है, जेनेरिक वर्जन बना सकती है प्रोडक्ट का एंड वो बेच सकती है उनके कंट्रीज़ में, ठीक है, सेल देयर इन देयर ओन कंट्री, ऐसा सोचा गया। सो ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा है यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिया है इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स, सो यू कैन रीड नाउ। थर्ड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखते हैं, ट्रिप्स एंड जोग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस, दैट इज GIS। अभी ये क्या है, GIS मतलब क्या, जोग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस मतलब क्या, कि कुछ प्रोडक्ट जो बनते हैं सो उस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफाई किया जाएगा कि वो किस जोग्राफिक एरिया में बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा स्पेसिफाई किया जाएगा, सिंबल बनाया जाएगा उस पर। तो ये हो गया जोग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस। ताकि इसका फ़ायदा क्या है कि कोई और वैसा प्रोडक्ट बना के सेल ना कर सके, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ ना बना सके। ये सिंबल देख के इंसान समझ जाएगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल एरिया से ही आया हुआ है। सो अभी WTO प्रोवाइड्स GIS फॉर सर्टेन आइटम्स विच आर यूनिक टू पर्टिकुलर कंट्री। ऐसी चीज़ें जो कुछ कंट्री में पर्टिकुलर जगह पे ही बनती है, वैसे प्रोडक्ट के लिए GIS बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन लोगों ने दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल दिया गया है। सो दार्जिलिंग टी के लिए GIS लिया गया है। एंड दूसरा तिरुपति लड्डू का एग्जाम्पल है, वहाँ उसके लिए भी GIS लिया गया है। सो वंस अ कंट्री गेट्स GIS, the firms only from that country can use generic brand name. For instance, India has received GIS for Darjeeling tea and other items. ठीक है, सबसे पहले इसके लिए लिया गया था, बाकी और भी कुछ चीज़ें जिनके लिए GIS लिया गया है। सो ये भी एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन रहा। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इम्प्लीकेशन। नाउ नेगेटिव इम्प्लीकेशन में ट्रिप्स एंड डेवलप्ड नेशंस, the TRIPS agreement of WTO favors the developed countries as compared to the developing countries। ठीक है, ऐसा कहा गया कि डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू डेवलपिंग। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। सो अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स such as patents, trademarks, layout, design, etc. The TRIPS agreement favors the developed nations as they hold a large number of patents। ज़्यादा करके डेवलप नेशंस ही मोस्टली ज़्यादा इन्वेंशन कर पाते हैं, सो फ़ायदा उनकी तरफ ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिप्स एंड एग्रीकल्चर। नाउ द ट्रिप्स एग्रीमेंट is also applicable to agriculture. The firm from developed countries patent a variety of seeds, plants, etc. and sell in developing countries at a higher price। यहाँ भी वही चीज़ बोली गई कि भाई डेवलप एग्रीकल्चर की बात करें सो वहाँ पे भी डेवलप कंट्रीज ही कुछ ना कुछ नया करती रहती है, वहाँ पे ही ज़्यादा पेटेंट है, सो वहाँ पे भी बेनिफिट उन्हें पास ऑन हो रहा है। सो फॉर इंस्टेंस द मॉन्सेंटो Chemicals, world's largest firm in agriculture chemicals, sells BT cotton seeds in India at a very high price। ठीक है, वहाँ पे इन्वेंशन हुआ है, सो वो हमें ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रिप्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एप्लीकेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The microorganisms are increasingly used in pharma, agricultural and biotechnology. Now the MNCs from developed countries develop and patent a variety of
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच दे सेल इन डेवलपिंग कंट्रीज एट अ वेरी हाई प्राइस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाई प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है क्योंकि पेटेंट उन लोगों के ही पास है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ट्रिप्स के बारे में पढ़ा इन डिटेल, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। नाउ अभी आते हैं सेकेंड एग्रीमेंट पे, दैट इज ट्रिम्स एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रिम्स एग्रीमेंट, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या सोचा WTO ने कि हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी हम काफ़ी सारे बैरियर्स हटा देते हैं। क्यों हटाने हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स हम हटा देंगे तो क्या होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होना है, जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है उसे कैपिटल मिल रहा है अच्छा खासा, सो वो बिज़नेस ग्रो कर रहा है और इस कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, उसे भी इन रिटर्न उसका रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें सोची गई ट्रिम्स एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, ये भी अल्टीमेटली क्या सोचता है कि ट्रेड बढ़े कंट्री में, सर्विसेज का ट्रेड भी बढ़े एंड डेवलपमेंट हो कंट्रीज़ का। सो अभी देखते हैं ट्रिम्स स्टैंड फॉर, ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। दिस एग्रीमेंट ट्रीट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या कहा यहाँ पे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इक्वली ट्रीट करना है। मतलब कि हमारी कंट्री में, ठीक है, जो हमारी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारे ही कंट्री के अंदर से ही हुआ, किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया या किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो वैसे ही फॉरेन कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है हमारी कंट्री में, दोनों को ही सेम ट्रीट किया जाएगा। नाउ ट्रिम्स एग्रीमेंट प्रोवाइड्स रूल्स दैट रिस्ट्रिक्ट preference of domestic firms and thereby enable international firms to operate more easily in foreign markets. Policies such as local content requirement and trade balancing rules that have traditionally been used to both promote interest of domestic industries and combat restrictive business practices are now banned. इन दो चीज़ों को बंद कर दिया गया। एक तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि कोई बिजनेस चल रहा है सो वो ऐसे ही प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ करेगा जो हमारी कंट्री में ही अवेलेबल है, हमारी कंट्री में ही बनते हैं, वैसे प्रोडक्ट या सर्विस उसने यूज़ करने होंगे। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसको बंद कर दिया। दूसरा, ट्रेड बैलेंसिंग को भी बंद कर दिया। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रेड बैलेंसिंग, कि इंपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे कि इंपोर्ट कितना होना चाहिए, जितने गुड्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनी हद तक इंपोर्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ट्रेड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी बैन कर दी, उन लोगों ने हटा दी। नाउ इन लेट 90s देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI। ठीक है, FDI थ्रू आउट द वर्ल्ड। However, some of the countries receiving foreign investment impose numerous restrictions on that investment decide to protect domestic industries and to prevent outflow of foreign exchange reserve. ठीक है, अभी कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, कि उन्हें ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगा तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे ख़तरा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे अभी ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या और भी काफ़ी सारे हैं जिसमें अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कुछ कंट्रीज़ को ऐसे लगता है कि भाई उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को ख़तरा है। एक ये डर लगता है, दूसरा आउटफ्लो का डर लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे हमें तो आउटफ्लो हमारा तो बढ़ जाएगा, डिविडेंड देना होगा या प्रॉफिट शेयर करना होगा, सो जिसने इन्वेस्ट किया है उसे देना होगा, सो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करते हैं। नाउ
एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो हमने ऊपर ही देखा, लोकल कंटेंट रिक्वायर which require that locally produced goods to be purchased or used, manufacturing requirement which require domestic manufacturing of certain components, trade balancing requirement, domestic sales requirement, technology transfer requirement, export performance requirement which require the export of specified percentage of production volume, local equity restrictions, foreign exchange restrictions, remittance restriction, licensing requirement, employment restriction. Some of these investment measures distort trade and are therefore prohibited under TRIPS agreement. इस सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बैरियर लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट पे। सो ये सारी चीज़ें अभी निकाल दी गई। सो नाउ अभी इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं हम। इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखेंगे सबसे पहले। पॉजिटिव क्या रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI हैज़ इंक्रीज्ड इन द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO। ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, ठीक है। सो क्या होगा, कंट्रीज़ मोटिवेट हो रही है एक दूसरे के कंट्री में बिजनेस इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। For instance, India has received FDI of $50 billion in 2019-20 along with capital transfer. The foreign firms also transfer latest technology to subsidiaries or joint venture. इसका मतलब क्या कि यहाँ की कोई कंपनी है जिसमें फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो तो पैसे तो ला रही है, नो डाउट। उसके साथ ही वो कंपनी क्या करेगी, उसकी टेक्नोलॉजी भी लाएगी यहाँ पे, ताकि यहाँ के बिजनेसेस अच्छे से चले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर। द ट्रिप्स एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन कंज्यूमर वेलफेयर बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन द कंज्यूमर्स कैन गेट क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइजेस। FDI हो रहा है किसी कंट्री में, ठीक है। सो क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन होगा, दोनों बिजनेसेस का, जिसमें FDI हुआ है एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दोनों का कंपटीशन होगा। कंपटीशन में फ़ायदा किसका होगा, कंज्यूमर का। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशन बेनिफिट। सेम पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। क्या हो रहा है, लोकल फर्म्स एंड फॉरेन फर्म्स का कंपटीशन होगा। नाउ TRIPS agreement results in competition between the foreign firms and local firms. Therefore, the local firms are forced to improve their efficiency through R&D, training and technology upgradation. Local businesses को खुद को बिजनेस को अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। R&D करो, ट्रेनिंग दो, whatever, इम्प्रूवमेंट लाना होगा। सो ये रहे कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इम्प्लीकेशन, जिसमें सबसे पहला है इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। अभी यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि जिन बिजनेसेस में FDI किया गया है वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर लेते हैं, एंड फिर क्या होता है, वो इंटरफेयर करते हैं इन डोमेस्टिक अफेयर्स। यानी कि क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट MNCs इंटरफेयर इन डोमेस्टिक अफेयर्स, they influence the government officials in framing policies which protect their own interests. This may adversely affect the domestic firm. कोई बिजनेस है किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, जिसमें FDI किया गया है, अभी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, वहाँ पे जाके वो इंटरफियर करेगा, और वो तो खुद का ही बेनिफिट देखेगी जहाँ पे FDI किया गया है। सो डोमेस्टिक बिजनेस इसका नुकसान होता है। एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स, छोटे छोटे बिजनेसेस की हम बात करें, सो जैसे हम हमारी कंट्री में भी देखें तो जो भी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए पहले काफ़ी सारे प्रोडक्ट रिजर्व किए गए थे कि वो प्रोडक्ट उन लोग ही बनाएंगे, सिर्फ वो लोग ही बना के बेचेंगे, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, उनकी भी इनकम होती रहे। अभी क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट
उसमें से डी रिजर्व किए गए, यानी कि कोई भी उसे बना सकता है और बेच सकता है। खाली 20 प्रोडक्ट रखे गए उनके लिए, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन स्मॉल फॉर्म्स, द WTO इंसिस्ट ऑन मेंबर नेशंस टू रिमूव रिजर्वेशन फॉर स्मॉल फॉर्म्स। अभी WTO ने क्या बोला कि स्मॉल फॉर्म्स के लिए तुमने जो आइटम्स रिजर्व करके रखी है वो अभी डी रिजर्व कर दो। जैसे हम ऐसा कहें कि एग्जांपल पिकल्स बनाती है कोई छोटे छोटे बिजनेसेस पिकल्स बनाते हैं या पापड़ बनाते हैं वगैरह, छोटे छोटे बिजनेसेस है, ठीक है। अभी वो प्रोडक्ट वही बना के बेच रहे हैं, अभी उन प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसे बनाएगी तो उनका तो नुकसान हो गया। Therefore, in India, most of the items from the reserve list of items for MSES have been de-reserved except 20 items. Therefore, small firms find it difficult to compete with medium and large firm. ठीक है। So now next is outdated technology. अभी ऊपर ही हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी FDI होगा किसी कंट्री में तो वो फॉरेन फर्म सिर्फ पैसे नहीं देगी, सिर्फ कैपिटल नहीं लाने वाली है, वो उसकी टेक्नोलॉजी भी लाएगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी नेगेटिव इम्प्लीकेशन में ऐसा सोचा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भेजते हैं उनकी सब्सिडरी के पास, ठीक है। फॉरेन कंपनी क्या भेजती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भेजती है। सो ये गलत बात है। सो नाउ क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट फॉरेन फर्म्स transfer outdated technology to firms in developing countries with whom they have a tie-up. However, this criticism is not justified because foreign firms transfer relative technology to gain higher share of profit. ठीक है, एक तरह से ये भी सोचा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी आ रही है अच्छी, सामने ये भी सोचा जा रहा है कि आउटडेटेड भेजते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो लोग भेजेंगे तो नुकसान उनका ही है ना। अगर वो लोग अच्छी टेक्नोलॉजी भेजे तो बिज़नेस अच्छा प्रॉफिट करेगा, उन्हें ही रिटर्न अच्छा मिलेगा। सो ये यहाँ पे हमने नेगेटिव इम्प्लीकेशंस देखे ऑफ ट्रिम्स, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने 2 एग्रीमेंट पढ़े ऑफ WTO और बाकी के 2 हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।